हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीएस पॉइंटर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का दूसरा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले वीडियो में पर्यावरण से जुड़ी जानकारी प्राप्त की और इस वीडियो में पारिस्थितिकी के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, 10% नियम संबंधित है। तो 10% नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। अगला प्रश्न है, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो सही क्रम है पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। अगला प्रश्न है, सुपोषी यानी कि सुपोषणज स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। तो सुपोषणज स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक उत्पादकता। तो उसको प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परपोषी विषम पोषणज, इसके स्तर पर उत्पादन के संदर्भ में जो है द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। अगला प्रश्न है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं। तो वे संभावित परिणाम हैं, कुछ पौधों के परागकण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये करते हैं पारिस्थितिकी में। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया ओकोलॉजी के नाम से। ओकोलॉजी के नाम से। अगला प्रश्न है, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये बताया था अर्नेस्ट हैकल ने। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यह बताया था यूजीन ओडम ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। तो ये प्रस्तावित की गई थी वर्ष 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा है। तो ये कहा है कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। अगला प्रश्न है, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। तो ये जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र को। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। तो ये सही कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है, जबकि ये खुला तंत्र होता है, इसलिए यह एक बंद तंत्र होता है। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। तो ये निर्माण करते हैं पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का। कृत्रिम पारितंत्र है खेत कृत्रिम पारितंत्र में के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो धान का खेत। अगला प्रश्न है, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। अगला प्रश्न है, झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। तो ये आते हैं जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में। अगला प्रश्न, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं वहन क्षमता। अगला प्रश्न, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है। तो ये कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक
पोटेंशियल। अगला प्रश्न है, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है कहलाता है पारिस्थितिक कर्मता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है, तो यह है सामुद्रिक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है, तो समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग पर। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है, तो समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड यानी Cl। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो मदद करता है वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैवमंडल भंडार। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है, तो ये मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है, तो सबसे प्रमुख कारण है वनों उन्मूलन। अगला प्रश्न, वह कार्य जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, तो सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है वृक्षों के कटान से। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है, तो उच्चतम पोषण स्तर का स्थान सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस जो सब कुछ खाता है उसको प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संघटक नहीं है, तो वायु जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संघटक नहीं है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो पारिस्थितिकी निकाय है उसमें सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न, पारतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, तो वो हैं कवक, जीवाणु। अगला प्रश्न है, अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके, तो ये है पोषक तत्वों का। अगला, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, कौन तोड़ते हैं? अपघटक। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की। अगला है, प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता चींटी तथा हिरन है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो कौन कौन आता है? ये शाकाहारी प्राणी जो है प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, अपघटक यानी कि डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती हैं, तो ये चींटी जो है वो अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है, वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है, तो मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं में आता है। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसभक्षी होने पर आएगा किस श्रेणी में आएगा? तो ये आएगा द्वितीयक उपभोक्ता में। इसीलिए मानव को प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों तरीके का उपभोक्ता बताया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो इसमें मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक उत्पादों में उत्पादक घटक हैं, तो हैं हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, किस विधि द्वारा? तो यह है प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं जो हरे पौधे होते हैं हरित पादप वो आते हैं। अगला प्रश्न, पौधे हरे रंग के लवक यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला प्रश्न है, जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र में संबंधित हैं, तो ये हरे पौधे संबंधित हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, तो ये सही क्रम है घास, उसके बाद घास को टिड्डा खाता, टिड्डा को मेढक, फिर उसके बाद मेढक को सर्प। तो घास उत्पादक हो गया, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता और मेढक द्वितीयक उपभोक्ता और सर्प हो गया तृतीयक उपभोक्ता।
तो अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं। तो वो कहे जाते हैं खाद्य पदार्थ यानी कि फूड। जीवों का ऊर्जा का प्रवाह होता है, जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी यानी कि यूनि डायरेक्शनल, एक ही दिशा में। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, फिर बकरी, मानव। अगला है, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वो है तालाब। तो तालाब तंत्र में जो है पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं। तो इसमें कहते हैं जीव भार का पिरामिड। अगला प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तो स्थलीय जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है उसमें जीव भार का पिरामिड सीधा यानी कि अपराइट बनता है। अगला है, पारिस्थितिकीय तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है? तो ये प्रदर्शित होगा सांप में। अगला प्रश्न है, जब कुछ प्रदूषक यानी कि आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा होते जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं, इसको कहते हैं जैविक आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। अगला प्रश्न है, डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं तो ये होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है। तो ये यूकेलिप्टस जो है वो पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है। अगला प्रश्न है, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है। तो इसको पर्यावरण का शत्रु इस नाम से घोषित किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है जल को खींचता है। अगला प्रश्न है, वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो इसी को पर्यावरण शत्रु कहते हैं यानी कि पर्यावरणीय संकट भी इसे माना जाता है यूकेलिप्टस को। अगला प्रश्न है, लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। अगला प्रश्न है, स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, इनके उदाहरण हैं। तो इनके उदाहरण हैं आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय। ये सब स्थिर जल के आवास यानी कि लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे नदी। तो बहता जल जो होता है उसके आवास जो है लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे नदी है, अन्य भी बहने वालों में आते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है इकोटोन। अगला है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है यह है महासागर। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्री यानी कि वही महासागर में आता। अगला है, पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। तो तत्वों के चक्रण को कहते हैं भू यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल चक्र को ओडम से सम्मिलित किया गया है। तो जल चक्र को ओडम से सम्मिलित किया गया गैसीय चक्र में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है किसका? औद्योगिक प्रबंधन का। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है ये जिस आंदोलन का नारा है वो है चिपको आंदोलन। यानी पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है ये जिस आंदोलन का नारा है वो नारा था चिपको आंदोलन में। अगला है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया है आंदोलन। तो वो आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्योंकि नर्मदा नदी के ऊपर बहुउद्देशीय बांध परियोजना बनाई जा रही थी, उसको रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। तो दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन। अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें सुपोषित यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये तो पता ही है किसके द्वारा? एजी टॉन्सले द्वारा। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं कहलाते हैं वियोजक यानी कि डिकम्पोजर। अगला प्रश्न,
पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है वो है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। तो इस क्रम में जो घटती उत्पादकता के क्रम में है। अगला प्रश्न, अधिक विविधता वाले पारतंत्र की उत्पादकता भी होगी। तो अधिक विविधता है तो उसमें पारतंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है। तो ये कहलाती है पोषित। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है और जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। अगला, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। तो किस नियम के अनुसार? तो ये ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा। तो हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। तो ये हो पाता है लगभग 10% भाग। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निशय यानी कि आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। तो है भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। अगला प्रश्न है, अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, बढ़ा देती है किसको? पदछाप के आकार को। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। तो ये लागू किया गया था वर्ष 1972 में, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू किया गया था। ये लागू किया गया था वर्ष 1986 में, संरक्षण 86 में, और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगला प्रश्न, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के यानी कि वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम लागू किया गया था। तो ये अधिकार जो है इसको अधिनियम को लागू किया गया था दिसंबर 2006 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम तो वर्ष 1980 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। तो ये वर्णन करता है व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, वह जो एक समर्थन सेवा है तो है पोषक चक्रण और फसल परागण। अगला प्रश्न है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो ये सही क्रम है डायटम जो कि सपोषी होता है, फिर उसके बाद में क्रस्टेशियाई यानी कि शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद हेरिंग यानी कि मांसाहारी उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, जैव वानिकी यानी कि बायोनोमिक्स के संबंध में सही है। तो ये सही है। यह पारिस्थितिकीय का पर्याय सिनोनिम है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, जैव वानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो तथा नोमिक शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या विज्ञान से है, जबकि नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमस से भी उत्पन्न है जिसका अर्थ है नियम यानी कि लॉ। बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। अगला प्रश्न है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। किसी जल निकाय में घनत्व
प्रवणता को दर्शाती है, ये पिक्नोक्लाइन दर्शाती। अगला है किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है, ये हैलोक्लाइन होती है। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, तो ये थर्मोक्लाइन। अगला प्रश्न है पारतंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं, तो यह है पोषकों को सतह पर ला करके। अगला प्रश्न है वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे एवं पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? तो समुद्री उत्प्रवाह के द्वारा। अगला प्रश्न बस यहीं आज तक इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम जैव विविधता के बारे में प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।